नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री की इन कर्मचारियों से यह पहली विस्तृत मुलाकात है। यह मुलाकात इन कर्मचारियों के दिन रात मेहनत के प्रति आभार प्रकट करने के लिए है। भाजपा मुख्यालय में कर्मचारियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि पारदर्शिता के लिए वो अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी परीक्षा में सभी छात्रों को मिले अंकों को प्रकाशित करें, साथ ही छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि सभी छात्रों के परिणाम शहरवार और केंद्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। नीट मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है। इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। प्रधान न्यायाधीश ने इस दौरान कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और यह घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। नीट परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है। इस बीच सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि चारों छात्रों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया और चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा गोंडा के झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। रेल हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। वहीं लोको पायलट के मुताबिक हादसे से पहले उन्होंने धमाके की आवाज सुनी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया। रेलवे ने हादसे पर सीआरएस जांच के अलावा उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। घायलों को मनकापुर और गोंडा के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस बीच रेलवे ने हादसे में मृतकों के लिए 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इस हादसे के बाद डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। स्पेशल ट्रेन मनकापुर से डिब्रूगढ़ तक यात्रियों को लेकर जा रही है। सभी यात्रियों को घटनास्थल से बस द्वारा मनकापुर पहुंचाया गया। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। भारतीय रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत और श्रीनगर में वर्चुअल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2023 और नशा मुक्त भारत पर एक पुस्तिका भी जारी की। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय और तालमेल स्थापित करना। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कामयाबी पाई है और इसे एक अभियान का रूप दे दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। गृह मंत्रालय ने ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए 3 सूत्री रणनीति बनाई है। इसके माध्यम से संस्थागत ढांचे को मजबूत करना, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी, सीएपीएफ के डीजी, आईबी चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव, एनसीबी के डीजी, कोस्ट गार्ड के डीजी सहित गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद थे। प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिए जाने से जुड़े विधेयक पर कर्नाटक सरकार सांसद में फंस गई। विवाद खड़ा होने के बाद राज्य सरकार की ओर से इसका बचाव किया जा रहा है। उद्योग जगत के कई दिग्गजों ने कर्नाटक में प्राइवेट सेक्टर में प्रस्तावित आरक्षण पर गहरी आपत्ति जताई। बिल पर तकनीकी उद्योग के शीर्ष लॉबी समूह नैस्कॉम ने चिंता जताई। नैस्कॉम ने कहा कि यह कानून प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्यों की बढ़त को खत्म कर देगा और अब तक हुई प्रगति को समाप्त कर देगा। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और मंत्री नारा लोकेश ने प्राइवेट कंपनियों को एक बड़ा ऑफर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम अपनी निराशा को समझते हैं, हम आपकी निराशा को समझते हैं। हम विशाखापट्टनम में अपने आईटी सर्विस, एआई और डेटा सेंटर क्लस्टर में आपका स्वागत करते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश में माहौल सत्ता के खिलाफ है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के स्टंट सिद्धारमैया सरकार कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक के लोगों के हितों की रक्षा को लेकर गंभीर हैं। इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, वो ध्यान भटकाने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के फैसले पर सिद्धारमैया सरकार का चौतरफा पुरजोर विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा के साथ ही प्रशासन भी व्यवस्थाओं में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया गया। आदेश के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी और असुविधा ना हो। आदेश में कहा गया कि यह फैसला कांवड़ियों में किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से बचने के लिए लिया गया, ताकि किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10 से 15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है। वहीं इस सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रयागराज जिले में महाकुंभ 2025 को लेकर आज मंडलायुक्त कार्यालय गांधी सभागार में 13 अखाड़ों की साधु संतों की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सभी संतों ने मंथन किया। विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ दिन पहले मनोरमा खेडकर की एक किसान को रिवॉल्वर से धमकाते हुए तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की धरपकड़ के बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में
12 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। नक्सलियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कांग्रेस विधायक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के घर पर छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने 1392 करोड़ के बैंक घोटाले के केस में 5 शहरों में 15 ठिकानों पर दबिश दी। राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित प्रकाशन विभाग की पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच के भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को लिखा गया। इसके अलावा चारों पुस्तकों का ई बुक संस्करण भी लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की और उन्हें 4 पुस्तकों की पहली प्रतियां भेंट की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। मानिक चौक थाना क्षेत्र के इनायतपुर में स्थानीय निवासी बिजली आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगाकर रखा था। उत्तरी केरल में भारी बारिश जारी और मौसम विभाग ने वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया। 7 अन्य जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कन्नूर सबसे अधिक प्रभावित है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना विषय पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में नीति आयोग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द दर्द ट्राइब नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक डॉक्टर सुहील रसूल मीर द्वारा लिखित है। भारत का एलाइड डॉग स्क्वाड यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की K9 टीमें 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक के अलग अलग वेन्यू पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार। पेरिस ओलंपिक के लिए कुल 10 K9 टीमों को सुरक्षा के लिए चुना गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सैन जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में वैश्विक व्यापार संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने जीबीसी मैपिंग के लिए G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क, 14 सदस्यीय IPEF एसोसिएशन, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव और भारत EU TTC जैसे प्लेटफॉर्म्स के तहत सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए विभिन्न देशों के प्रयासों पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा सहित अमेरिका, GCC देशों और यूरोपीय संघ जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ भारत की पहल पर चर्चा की और बाजार, वितरण प्रणाली और लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकृत निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भारत के घरेलू उपायों पर प्रकाश डाला। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि दर 7.0% रहने का अनुमान जताया। उद्योग निकाय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया। फिक्की ने गुरुवार को जारी आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा, लगातार चुनौतियों के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए औसत GDP वृद्धि 7.0% रहने का अनुमान। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC ने HDFC लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल जैसी निजी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में प्रदर्शन के मामले में पीछे छोड़ा। इसके पीछे ढांचागत क्षेत्र जैसे बढ़ते क्षेत्रों पर लगाए गए दाव की अहम भूमिका रही। LIC के शेयर्स बीते एक साल में करीब 80% तक उछाल चुका है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 18 जुलाई को LIC का शेयर 620 रुपए पर था, लेकिन इस साल 16 जुलाई को यह करीब 1109 रुपए के भाव पर बंद हुआ। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी PE निवेश 2024 की पहली 6 माही में सालाना आधार पर 15% बढ़कर $3 अरब हो गया, जो कि एक वर्ष पहले समान अवधि में $2.6 अरब था।
नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि जनवरी जून की अवधि में पीई द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में किए गए कुल निवेश का 52% वेयरहाउसिंग में आया। इसमें से रेसिडेंशियल में 29% और ऑफिस में 20% निवेश हुआ। रेसिडेंशियल सेक्टर में पीई निवेश 2024 की पहली छमाही में 209% बढ़कर 854 मिलियन हुआ, जो कि एक वर्ष पहले 277 मिलियन था। घरेलू स्तर पर प्राकृतिक गैस की खपत में सालाना आधार पर 7.1% की बढ़त जून में देखने को मिली। इस कारण प्राकृतिक गैस आयात में भी 11.3% का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। अप्रैल से जून तिमाही में प्राकृतिक गैस की खपत में सालाना आधार पर 3.8% की बढ़त हुई। वहीं घरेलू स्तर पर उत्पादन में 5.7% और आयात में 0.6% का इजाफा हुआ। एलएनजी की कीमत बीते 4 महीनों में 50% तक बढ़ी। भारत वेब 3 एसोसिएशन के चेयरपर्सन दिलीप चिनॉय ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में फिनटेक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्लांट बेस्ड स्पेशल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सैनस्टार लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ 19 जुलाई शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। निवेशक 23 जुलाई तक निवेश कर सकेंगे। कंपनी के शेयर्स 26 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे। बजट 2024 से पहले बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स पहली बार 81,000 के लेवल को पार करते हुए 81,552.55 पर चला गया। वहीं निफ्टी भी 24,837.75 के अपने नए रिकॉर्ड पर हाई रहा। इस साल अब तक सेंसेक्स 11% और निफ्टी 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 627 अंकों के उछाल के साथ 81,343 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंकों के उछाल के साथ 24,800 पर बंद हुआ। 31 जुलाई 2024 को आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ आईटीआर दाखिल हुए, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% से ज्यादा। एआई बेल मार्केट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके 2024 में $62.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये उछाल हेल्थ, फिटनेस और पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी से प्रेरित है। अब रियलमी ने अपने अपकमिंग स्मार्ट वॉच S2 के साथ एआई इकोसिस्टम का विस्तार किया। इसे एआई से संचालित विशिष्ट स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट के रूप में डिजाइन किया गया। ये नई स्मार्ट वॉच 30 जुलाई को लॉन्च होगी। आर्मेनियाई सैनिकों को अमेरिका के साथ चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान भारत निर्मित थर्मल इमेजिंग मोनोकूलर हेलमेट पहने देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में आर्मेनियाई सैनिकों को थर्मल इमेजिंग मोनोकूलर हेलमेट पहने हुए दिखाया गया है, जिसे बेंगलुरु स्थित भारतीय रक्षा सामग्री निर्माता फर्म टोनबो इमेजिंग ने तैयार किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में 2 सप्ताह तक चलने वाले जन संवर्धन पर्व का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी विभिन्न शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। राजधानी ढाका में दुकानें और कार्यालय खुले रहे, लेकिन सड़कों पर बसों की संख्या कम रही। प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणी शहर चटगांव में छात्रों ने एक राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया पर अफवाहों और अस्थिरता की स्थिति को देखते हुए इन सेवाओं के प्रावधान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन के कारण हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि ढाका सहित बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे बंद करने पड़े। बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की।
लोगों से कहा गया है कि जब तक जरूरी ना हो तब तक वो अपने घरों के अंदर ही रहें। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुलना में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने भारतीय नागरिक और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए। भारत सरकार हालात पर निगरानी बनाए हुए है। सहायता के लिए उच्चायोग या सहायक उच्चायोग से संपर्क करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में सरकार ने बुधवार को विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक गतिविधियां अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निर्देश जारी किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों से मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की। उर्सुला वॉन डर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। वो अब यूरोपीय संघ के शीर्ष पर अगले 5 वर्षों तक काम करेंगी। उर्सुला वॉन डर लेयन को मतदान में 401 मत मिले, जबकि उनके विरोध में 284 वोट पड़े। यूरोपीय संसद के 15 सदस्य वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे। यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए उर्सुला वॉन डर लेयन ने यूरोपीय रक्षा और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई। बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया। वनडे में जहां रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे तो वहीं टी20 में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया। शुभमन गिल वनडे और टी20 में उपकप्तान होंगे। क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप टी20 प्रतियोगिता कल से श्रृंखला के श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। ग्रुप ए में ही भारतीय टीम की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में शुक्रवार से आईसीसी की सालाना बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बीसीसीआई सचिव जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर भी फैसला हो सकता है। भारतीय टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना 26वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर ईशान किशन ने शिरडी के श्री समाधि मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 16वें राउंड में अर्जेंटीना के मारियानो नवोने से हार गए। सुमित नागल मारियानो नोवेने से सीधे सेटों में 6-4, 6-2 से हारने के बाद स्वीडिश ओपन से बाहर हो गए। फीफा ने जुलाई महीने के लिए नई रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम 124वें स्थान पर है। अर्जेंटीना रैंकिंग में टॉप स्थान पर बरकरार है। इसके अलावा फीफा रैंकिंग में क्रमशः फ्रांस दूसरे, स्पेन तीसरे, इंग्लैंड चौथे पर स्थान पर पहुंच गया। पंजाब एफसी ने आगामी 2024-25 सीजन से पहले लूका माचसेन के साथ फिर से 1 साल का करार किया। 35 वर्षीय स्लोवेनियाई खिलाड़ी पिछले 4 सीजन से भारतीय फुटबॉल को अपना समय दे रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेताओं और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवा भविष्य के नीति निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी बनकर तैयार। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को इसे खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज ने कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना की कोलंबिया पर जीत के बाद कथित नस्लवादी और ट्रांसफोबिक गीत गाते हुए खुद का वीडियो बनाने के बाद माफी मांगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ्रांसीसी डिफेंसिव खिलाड़ी लेनी यूरो को साइन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूरो के लिए 62 मिलियन यूरो पर रेड डेविल्स में शामिल किया है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी ने वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए समझौता किया। इस कार्यक्रम को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी के साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बॉलीवुड कपल ऋचा चड्ढा और अली फजल पेरेंट्स बन गए हैं। ऋचा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। इन दोनों के घर प्यारी सी बिटिया 16 जुलाई को आई। हालांकि इस गुड न्यूज का ऐलान इन दोनों ने 18 जुलाई को किया।
बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आज 42 वर्ष की हो गई। प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर उनके पति सिंगर निक जोनस ने खास अंदाज में उन्हें बधाई दी। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।